हेलो फ्रेंड, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं एलटीसी की लीव ट्रैवल कंसेशन। अगर एसएससी को एम्प्लॉयर से लीव ट्रैवल कंसेशन मिला है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या एग्जम्पशन अवेलेबल है उसके अंदर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 10(5) इसके बारे में बताता है क्या एग्जम्पशन टू एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एलटीसी कब अवेलेबल है, जब ये तीन कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं। सबसे पहले या तो वो उसके लिए होनी चाहिए फॉर हिमसेल्फ या उसकी फैमिली के लिए। अब फैमिली की डेफिनेशन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फॉर हिमसेल्फ या फैमिली फॉर एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब अगर आपको एलटीसी मिला है फॉर आउटसाइड इंडिया तो उसकी एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। क्या मतलब है इसका? एलटीसी फॉर आउटसाइड इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, वो एग्जम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एलटीसी कभी भी मिला हो, चाहे ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिला है और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुद के लिए मिल सकता है या तो फैमिली के लिए, बट एक बात ध्यान रखना, फॉर एनी प्लेस इन इंडिया होना चाहिए, येस और नो। और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फैमिली की डेफिनेशन में क्या आएगा, ध्यान से देखिए। फैमिली के अंदर आएंगे स्पाउस एंड चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन के अंदर दोनों चिल्ड्रन आएंगे, स्टेप चिल्ड्रन, एडॉप्टेड, बायोलॉजिकल, सब चिल्ड्रन इसके अंदर इंक्लूड होंगे, या पेरेंट्स, ब्रदर्स या सिस्टर्स, लेकिन ये तब आएंगे जब दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। स्पाउस एंड चिल्ड्रन के केस में डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, बट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर तभी यहाँ फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जाएंगे इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। और उसके अलावा चिल्ड्रन के केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर 1/10/1998, अगर 1 अक्टूबर 1998 के बाद जन्म है तो एग्जम्पशन इज अवेलेबल फॉर ओनली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। और एंड इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन आफ्टर 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड के बाद अगर मल्टीपल चिल्ड्रन होते हैं तो वो मल्टीपल चिल्ड्रन को एक ही चाइल्ड माना जाएगा। थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है प्लीज। फैमिली की डेफिनेशन में क्या आएगा बताओ? स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेरी गुड। चिल्ड्रन में अगर 1/10/1998 के बाद बॉर्न है तो एग्जम्पशन सिर्फ कितने बच्चों के लिए? 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए मिलेगी। और एक बर्थ के बाद अगर मल्टीपल चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो उनको क्या मानना है हमें? 1। और पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर को तभी कंसिडर किया जाएगा इफ दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट। अब हम बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना मिलेगा। पहले आप इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब देखते हैं एग्जम्पशन कितनी अवेलेबल है। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, अब ये मैं आपको एक चार्ट से समझाऊंगा, जैसे मैं आपको सारे एग्जम्पशन सिखाता हूं। इसके लिए हमारे पास है रूल 2B। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन के लिए हमारे पास क्या है? रूल 2B। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो जर्नी है वो कैसे हुई है। जर्नी बाय एयर है या किसी अदर मोड के थ्रू वो की गई है। अदर मोड कैन बी रेलवे और बाय बस, एनी। जर्नी बाय एयर है अगर, तो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव्ड, या चलो आप अमाउंट रिसीव तो बाय डिफॉल्ट उसे हटा ही दो, कंफ्यूजन होगा। नहीं तो हमें पता ही है एग्जम्पशन कभी भी अमाउंट रिसीव से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो मैं एंड में डाल दूंगा। तो कितना मिलेगा? इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट। जितना इकोनॉमी क्लास का फेयर है इन नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब ये थोड़ी ना कि आप 2 स्टॉप फ्लाइट ले गए और आपने ज़्यादा पेमेंट करी तो उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शॉर्टेस्ट रूट से
एक इकोनॉमी क्लास फेयर का बनता है उतना आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। खैर इतना आपको फंसाएगा नहीं वो कभी क्वेश्चन में, ठीक है। इकोनॉमी बस इतना याद रखना, इकोनॉमी क्लास फेयर का शॉर्टेस्ट रूट से एग्जामिशन मिलेगा। और अच्छा करना है तो ऐसे करो, ये भी हटाओ, इकोनॉमी क्लास फेयर फ्रॉम शॉर्टेस्ट रूट कर दो, खामा का रिवीजन के टाइम में आपको दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक है। अब अगर अदर मोड है तो क्या, उस केस के अंदर आपको देखना है कि वो प्लेस जो है वो रेलवे से कनेक्टेड है या नहीं। प्लेस इज कनेक्टेड बाय रेल, जो प्लेस है वो रेल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आपने ट्रेवलिंग किससे किया, चाहे आपने बस से की है, जीप से की है, हमें देखना है कि प्लेस जो है वो रेल से कनेक्टेड है जहां गए हो या रेल से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। प्लेस इज नॉट कनेक्टेड बाय रेल। अब इसमें भी आपको दो चीजें देखनी है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां के लिए एग्जिस्ट करता है, मतलब रूट परमिट वहां के मिलते हैं या नहीं मिलते। नो रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट। अब अगर रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उस केस के अंदर कितना मिलेगा, फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास भी आप हटाओ सबसे बेटर है, डीलक्स क्लास फेयर, डीलक्स क्लास बस फेयर इनफैक्ट ऑन शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट का जो डीलक्स क्लास का बस फेयर है उतना आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता तो अब ध्यान से देखना, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, फर्स्ट क्लास एसी रेल, ठीक है, फेयर, यहाँ फेयर की स्पेलिंग की गलती लिख दी, बताओ, फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट। अब ये क्या, आप तो कहोगे कि रेल से कनेक्टेड नहीं है तो फर्स्ट क्लास एसी रेल फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट क्यों? अगर हम रेल से ही उतनी जर्नी तय करते, उतना रूट तय करते, तो हमें दूसरे हिस्सों में हिंदुस्तान के कितना किराया देना पड़ता। जैसे सपोज आप ऐसी जगह गए जहाँ कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता और ऑब्वियसली वो रेलवे से भी कनेक्टेड नहीं है और वो 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर अगर आपको रेलवे के एसी फर्स्ट क्लास से ट्रेवल करना है तो आपको उसके लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी वो आप कंप्यूट करेंगे और उतनी एग्जम्पशन यहाँ पर ले लेंगे। इसके लिए बेशक आप यहाँ पर लिख लो, एज इफ जर्नी had been performed by
रेल। ये एज्यूम करेंगे कि जो जर्नी है वो किससे परफॉर्म हुई है, रेलवे से परफॉर्म हुई है, ठीक है। और सारे केस के अंदर एक बात तो याद रखनी है आपको, क्या, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो अमाउंट रिसीव्ड को एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है जी। चलिए एक बार आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके एक दो पॉइंट्स और हैं उसको डिस्कस करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए होपफुली आपने नोट कर लिया, आगे देखते हैं। जो बातें हमें ध्यान रखनी है, कुछ इसके स्पेशल पॉइंट, इसके बाद इस पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये नहीं है कि आपको हर प्रीवियस ईयर में क्या बोलते हैं एलटीसी का जितना मर्जी एग्जेम्पशन मिलना जाएगा। असेसी कैन क्लेम एग्जेम्पशन फॉर एनी टू journeys in a block of 4 calendar years। अब ये क्या है सर, कैलेंडर ईयर्स के 4 सालों का एक ब्लॉक है। देखो अभी मैं आपको बताता हूं, हमारा अभी जो 9th ब्लॉक चल रहा है वो है 2018 से 2021 तक। तो इन 4 सालों में आप मैक्सिमम 2 एलटीसी का जो है वो एग्जेम्पशन ले सकते हो। इससे पहले हमारा 8th ब्लॉक था एंड दैट वाज ऑफ 2014 से 2017। क्या है ये, मैं इस पे क्वेश्चन आपको एग्जांपल दूं उससे पहले सेकंड पॉइंट आप और समझ लो बस एक बार। कैरी ओवर, कैरी ओवर क्या है कि अगर आप किसी कैलेंडर ईयर के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर एलटीसी का एग्जेम्पशन नहीं ले पाए तो आप एक एलटीसी का एग्जेम्पशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो अगले कैलेंडर ईयर के फर्स्ट ईयर में ही यूज हो जाना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 2014 से 17 में, ठीक है, आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया, ठीक है, ऑफ एलटीसी। 2018-2021 आपको हर साल एलटीसी मिला, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी, ठीक है, चारों साल। तो उस केस के अंदर आप चारों का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, 2018 का तो आपने जो, क्योंकि 2014 में आपने क्लेम नहीं किया एलटीसी, तो आप 18 में एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, तो 18 में एक मिल जाएगा। अब इस कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम कितने अलाउड है, कैलेंडर ईयर में कितने अलाउड है, मैक्सिमम 2। तो यहां पर आप 19 का क्लेम कर लो, 20 का क्लेम कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब जो 21 का आपका है वो क्या हो जाएगा, फुली टैक्सेबल। इसमें आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। एग्जेम्पशन कौन सी लेनी है और कौन सा टैक्सेबल वो आपके ऊपर है, वो आप अपना टैक्स बेनिफिट कैलकुलेशन करें। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी ब्लॉक में आपने एलटीसी का क्लेम नहीं लिया तो आप एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते, एंड वो भी फर्स्ट ईयर में यूटिलाइज हो जाना चाहिए। कैरी ओवर एग्जेम्पशन एक बार मैं लिख के दिखा दूं आपको सारा। इन केस नो कंसेशन और only one concession is availed
in the previous year, sorry, in the previous block, previous year कह रहा हूं, in the previous block, then assessee can claim one additional exemption in the first year of next ब्लॉक। सिर्फ फर्स्ट ईयर में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने 14-17 में एलटीसी का क्लेम नहीं लिया या ओनली वन क्लेम लिया है, तो आप एक क्लेम जो है, अगर कोई क्लेम नहीं लिया तो भी या सिर्फ एक क्लेम लिया है तो भी, सिर्फ आप एक ही क्लेम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो भी सिर्फ फर्स्ट ईयर के अंदर ले सकते हैं, उसके बाद वो भी लैप्स हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? पक्का? इसको एग्जाम्पल से भी समझ लिख दूं। इफ ड्यूरिंग 14-17 block no exemption / only one exemption of LTC is claimed, then one LTC can be carry forward and it can be claimed in 2018 only, not thereafter. It will get lapsed. ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए एक बार आप ये सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। ब्लॉक आपको याद रहने चाहिए, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में नहीं बताएगा, ठीक है। 4 कैलेंडर ईयर में सिर्फ 2 मिलेगा और एक भी क्लेम नहीं किया या एक पेंडिंग है तो अगले एक नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में हम उसे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नोट करिए, फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर राम अवेल्स द बेनिफिट ऑफ एलटीसी एंड वेंट बाय एयर इकोनॉमी क्लास। किससे गए हैं वो? एयर इकोनॉमी क्लास से। ऑन अ हॉलीडे इन इंडिया। 1055 जो है इन इंडिया की बात करता है। 25/1/2018 9th ब्लॉक में आते हैं ये। अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ सन एज्ड 6 years, सन की एज है 6 साल, एंड ट्विन डॉटर्स ऑफ 2 years एज। मतलब पहले सन हुआ फिर 2 डॉटर्स हुई। अगर बाद में 2 डॉटर्स हुई हैं, मल्टीपल बर्थ होते हैं आफ्टर 1 बर्थ, तो उसको एक ही माना जाता है। ये आपको मैंने बताया था। कहाँ गया भाई? नहीं ये नहीं, कहाँ था? यस, इन केस ऑफ बॉर्न आफ्टर दिस। और ऑब्वियसली अगर बच्चे 6 साल और 2 साल के हैं तो बॉर्न 110, 90, 98 के बाद ही हुआ है, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है आगे? टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स रिम्बर्स्ड बाय एम्प्लॉयर 1,55,000 फॉर एडल्ट्स, 2 adults एंड 45,000 फॉर 3 children। स्टेट विद द रीजन अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट इन द। रीजन के साथ आपको बताना है। थ्योरी क्वेश्चन भी बना दिया। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो आपको एक तो सेक्शन 10(5) का जो कंटेंट है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किसके लिए मिलता है? हिमसेल्फ एंड फैमिली के लिए। ये जो आपको बताया था यहाँ पर, हिमसेल्फ एंड फैमिली फॉर एनी प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर टर्मिनेशन। तो यहाँ पर हिमसेल्फ एंड फैमिली भी है। फैमिली के अंदर यहाँ पर स्पाउस है एंड चिल्ड्रन है। और चिल्ड्रन के केस में आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि मल्टीपल बर्थ का केस है आफ्टर 1 child। प्लेस इन इंडिया है और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल रहा है। तो सेक्शन 10(5) यहाँ पर है हिमसेल्फ एंड फैमिली, जिसके अंदर कौन कौन है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन।
यस और नो? श्योर। और फिर आपको पूरा नोट चिल्ड्रन वाला यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, वो लिख लीजिएगा। तो एग्जेम्पशन मिलेगा रूल 2B के हिसाब से, बाय एयर है। तो बाय एयर के केस में कितना मिलता है? जितना इकोनॉमी क्लास का फेयर है विद शॉर्टेस्ट रूट। यस और नो? तो इकोनॉमी क्लास का जो फेयर है, इकोनॉमी क्लास से वो गए हैं, तो पूरा का पूरा जो 1 लाख रुपीज है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो बिजनेस क्लास से गए होते तो बात अलग थी कि फिर इकोनॉमी क्लास का वो हमें फेयर बताता, फिर हम एग्जेम्पशन लेते। क्योंकि उन्होंने ट्रेवल इकोनॉमी क्लास से किया है और इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है, तो पूरा 1 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दिस इज केस 1। केस 2, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ ट्विंस वर 6 year olds एंड द सन वॉज 2 years? मतलब ट्विंस वर 6 years, मतलब पहले जो हुए बच्चे वो ट्विंस हैं, 2 बच्चे हो चुके, उसके बाद सिंगल बर्थ हुआ। मल्टीपल बर्थ के बाद सिंगल बर्थ जो है वो अलाउड नहीं होगा। आप देखो उसमें क्या लिखा था कि सिंगल बर्थ के बाद मल्टीपल बर्थ होता है इन केस ऑफ मल्टीपल चिल्ड्रन आफ्टर 1 child, देन मल्टीपल चिल्ड्रन शैल बी रिगार्डेड एज 1 child। बट ये वाइसा वर्सा केस है, यहाँ आफ्टर मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल चिल्ड्रन हुए उसके बाद 1 child हुआ, तो यहाँ पर उसको 1 नहीं माना जा सकता। तो इस केस के अंदर एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, ध्यान से देखिए। 55,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो 45,000 है वो 3 के रिस्पेक्ट में है, जिसमें से सिर्फ आप 2 के रिस्पेक्ट में क्लेम कर पाएंगे। तो 55,000 प्लस 30,000, इस केस के अंदर जो एग्जेम्पशन होगा दैट विल बी 85,000। समझ में आया केस? और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? यहाँ आफ्टर 1 child मल्टीपल चिल्ड्रन है जिनको 1 माना जाएगा। यस और नो? जबकि यहाँ पर मल्टीपल चिल्ड्रन के बाद 1 child है, जिसको हम इसको कंबाइनली एक नहीं मान सकते, सिर्फ इनका एग्जेम्पशन मिलेगा, इसका एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये होपफुली आपको एलटीसी पूरा समझ में आया। इतना जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा एग्जाम की डेप्थ नहीं होती किसी भी। बस एक थोड़ा ब्लॉक आप याद रखिएगा और ये प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर रेस्ट ऑफ द बातें हम डिस्कस करते हैं। टिल दैट थैंक यू so much, enjoy your day or night, whatever time you're watching this.